हल चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा के दो अलग अलग मान क्यों होते हैं? सिद्ध कीजिए कि Cp माइनस Cv बराबर R, जहां प्रतीकों के समान अर्थ हैं। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम देखते हैं कि किसी भी निकाय को दी गई जो कुल ऊष्मा होती है, किसी भी निकाय को दी गई जो कुल ऊष्मा है, वह उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस उस पे किए गए कार्य, जिसे हम लिख सकते हैं dW से, किए गए कार्य के बराबर होता है। और जो हम देखते हैं कि जो कार्य होता है वो क्या होता है? P इंटू डेल V होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्य के स्थान पे P इंटू डेल V। तो ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जब हम दाब यहाँ पे नियत रखते हैं। अब इस नियम के अनुसार हम देखते हैं इसके उत्तर को। इससे पहले हम देख लेते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण यह होता है PV बराबर होता है nRT। यहां पे ध्यान से देखिए, अब उत्तर को समझते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा के दो अलग अलग मान क्यों होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ठोस व द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं ठोस व द्रव का आयतन, ठोस व द्रव का आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं Cp क्या होता है? नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv, ये होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv का मान लगभग समान होता है, का मान समान या लगभग समान होता है। Cp और Cv का मान लगभग समान होता है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे? Cp और Cv का मान लगभग समान होता है और इसी को हम मान लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा C। और यहाँ पे देखेंगे ठोस और द्रव का तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं गैसों में। तो गैस का आयतन हमें मालूम है कि निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गैस, हम जानते हैं कि गैस का आयतन क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। अतः गैसों में दो विशिष्ट ऊष्मा होती है, दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब वो कौन सी दो विशिष्ट ऊष्मा है उसको हम देख लेते हैं। एक तो है पहला नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम किसे हैं Cp से लिखते हैं। और दूसरा क्या होता है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा जिसे हम लिखते हैं Cv से। अब हम सिद्ध करते हैं Cp माइनस Cv बराबर R होता है। तो इसके लिए हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि क्या होता है, dq बराबर हम दिखते हैं क्या लिखते हैं? du प्लस dw। dw के स्थान पर हम लिख सकते हैं यह होता है P इंटू डेल्टा B।
अब ध्यान से देखिए, तो हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं नियत आयतन पर, यदि हम आयतन को नियत रखें, यदि हम आयतन को नियत रखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि नियत आयतन पर क्या हो जाएगा, कार्य शून्य होगा, क्योंकि डेल्टा भी अगर आयतन नियत है तो परिवर्तन क्या होगा, आयतन का शून्य होगा। तो आयतन का परिवर्तन शून्य है, तो इसलिए हम देखते हैं कि जो उष्मा है वो किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, और इसका मान क्या होता है, NCV डेल्टा टी होता है। मतलब हम यहाँ पे देखते हैं नियत आयतन पे विशिष्ट उष्मा और ताप में परिवर्तन और मोलों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि नियत दाब और किसी गैस को दी गई कुल उष्मा या निकाय को, किसी निकाय को दी गई कुल उष्मा, किसी निकाय को दी गई कुल उष्मा, किसी निकाय को दी गई कुल उष्मा क्या होती है, dq से अगर लिखें, इसे मान लेते हैं कुल उष्मा है dq, और कुल उष्मा क्या होती है, NCP डेल्टा t। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे किसी निकाय को दी गई कुल उष्मा NCP डेल्टा t होता है, और किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है या कमी होती है उसे हम NCV डेल्टा t से लिखते हैं। तो इससे अभी हम यहाँ पे ये वर्ड हटा के लिखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा, किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र है NCV डेल्टा t, और निकाय को दी गई कुल उष्मा क्या होती है, NCP डेल्टा t। इसे मान लेते हैं इसे मान लेते हैं समीकरण 2। इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U बराबर हो जाएगा NCV डेल्टा t, और दूसरा किसी निकाय को दी गई कुल उष्मा कितनी हो जाएगी, NCP डेल्टा t। अब यहाँ पे देखिए आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है। PV इक्वल्स टू, इससे मान लेते हैं पहला, इससे मान लेते हैं दूसरा, तीसरा पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं PV इक्वल्स टू nRT। अब ध्यान से देखिए, यदि हम दाब नियत रखते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा B, मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अब N तो मोलों की संख्या है, R यहाँ पे गैस नियतांक है, सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है, इसका मतलब N और R तो ये तो समान रहने वाला है, तो डेल्टा T में परिवर्तन हो सकता है। तो ये होता है P डेल्टा B बराबर NR डेल्टा T। से मान लेते हैं समीकरण 3, और इसे मान लेते हैं समीकरण A। तो समीकरण A में हम यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3 से मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें डेल्टा Q के स्थान पे मिलेगा, या DQ इसे हम बोलते हैं, डेल्टा नहीं होगा DQ होगा, क्योंकि DQ जो है ये परिवर्तन को, डेल्टा U परिवर्तन को दर्शाता है लेकिन ये परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो DQ है वो क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा T, और DU ये हो जाएगा NCV डेल्टा T, और कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा P इंटू डेल्टा V को हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू कॉमन मिल रही हैं, जैसे N और डेल्टा T ये कॉमन है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, CP बराबर CV प्लस R, और यहाँ से हम लिख सकते हैं CP माइनस CV बराबर R। तो यही हमें मालूम करना था, जो मुख्य अवधारणा के आधार पे हमने सिद्ध कर लिया है, और इसे हम मेयर समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर समीकरण भी कहते हैं। तो यह भी याद रखेंगे। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।